नमस्कार, मैं हूं आयुष चित्रांश और आप देख रहे हैं यूपी और उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज। आगरा में स्वतंत्रता दिवस पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने जामा मस्जिद के अंदर तिरंगा फहरा दिया। अब इस मामले में शहर मुफ्ती और इमाम ईदगाह मौलाना उमैर ने मौखिक फतवा भी जारी कर दिया। मुफ्ती ने मस्जिद में राष्ट्रगान के गायन को हराम बताया। मुफ्ती ने फतवा जारी करने के बाद राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने अब इसकी निंदा करते हुए माफी मांगने की बात कही है। चेयरमैन असलम कुरैशी ने मुफ्ती को पदमुक्त करते हुए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए के तहत कार्रवाई करवाने की भी बात कही है। अब इसके बाद शहर मुफ्ती मौलाना उमैर ने चेयरमैन को फोन करके कहा है कि जामा मस्जिद को खराब मत कीजिए, वहां जो जनगण मन का गायन हुआ है वो हराम है और आप इस तरह से अल्लाह के कहर को दावत ना दीजिए। हालांकि मुफ्ती के राष्ट्र विरोधी बयान देने के बाद उन्हें तत्काल इमाम ईदगाह और मुफ्ती के पद से हटा दिया गया, लेकिन मीडिया में यह सामने आने के बाद इस मामले पर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इस मामले ने बहस का रूप ले लिया। कुछ उलेमा इसको सही बता रहे हैं तो कुछ इसको गलत भी मानते हैं, लेकिन शहर मुफ्ती की सब बदजुबानी से अब बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। तो ऐसे में सवाल यह बनता है कि देश की शान में तिरंगे का अपमान आखिर क्यों किया गया है। बंद करें कट्टरपंथियों की जुबान। आज इन्हीं सवालों के साथ बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी का। एक ऐसा दिन होता है जब हर शख्स अपने घर पे ध्वजारोहण करता है, तिरंगा फहराना चाहता है, और यही काम अशफाक सैफी जो कि उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने किया एक शाही मस्जिद में आगरा की। लेकिन उसके बाद बवेला खड़ा हो गया, मुफ्ती साहब ने एतराज जता दिया। क्या है पूरा मामला, इनसे बात करते हैं। अशफाक सैफी साहब हमें मौजूद है। अशफाक साहब, तिरंगा फहराया, क्या जुर्म किया आपने? देखिए, 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जो पूरे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इस पर्व को मनाते हैं। उसी खुशी में पूरा देश उस पर्व को मना रहा था। मुझे भी वहाँ के मदरसा आलिया है जिसके जो मैनेजर हैं मुबारक हुसैन खां जी ने मुझे एक दिन पहले आमंत्रित किया और कहा सर आपको रहना है। मैंने कहा ठीक है, और हम वहाँ झंडा फहराने गए जहाँ पर उन मदरसों के बच्चे भी मौजूद थे। वहाँ अपना राष्ट्रगान भी हुआ और बच्चों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। परंतु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, जिस आज़ादी के लिए पूरे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने एकजुटता के साथ लड़ी थी और आज़ादी का जश्न भी पूरे देश में सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग उसको मना रहे हैं, वहाँ एक ऑडियो वायरल होता है। मुझे नहीं मालूम कि वो किनका है, बताया जा रहा है कि आगरा के शहर मुफ्ती जी का है। उनका वो बयान बहुत ही निंदनीय है, उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए। क्या है बयान में? उन्होंने ये कहा है कि भाई जो राष्ट्रगान हुआ है वो हराम है और राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया वह भी हराम है। इस तरीके का बयान आना बहुत ही निंदनीय है। हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कड़े शब्दों में निंदा करते हुए हम ये कहते हैं वो अपने बयान को वापस लें और देश से माफ़ी मांगें, क्योंकि ये राष्ट्र का विषय है। जो इस देश में जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनको याद करने का दिन था और ऐतिहासिक दिन था, और शासन की गाइडलाइन भी थी, जियो था कि जो एडिट मदरसे हैं उनमें झंडा फहराया जाएगा। उसी कड़ी में वहाँ पर हमको भी बुलाया गया था, झंडा फहराया गया था। कुछ लोग हैं जो प्रदेश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। तो आपको यह भी सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है शिया वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन वसीम रिजवी का, और इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और जामा मस्जिद के चेयरमैन असलम कुरैशी भी इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कि जमीन पर बनी हुई मस्जिद पर अगर तिरंगा झंडा हिंदुस्तान का नहीं फहराया जा सकता तो इन कट्टरपंथियों को चाहिए कि अपनी मस्जिदों को हिंदुस्तान से लेकर कहीं बाहर चले जाए, और अपने मनहूस मुल्लाओं को चाहिए कि अपने इन लंबी लंबी दाढ़ियों को भी लेकर जाकिर नाइक की तरह हिंदुस्तान से फरार हो जाए, क्योंकि एनआरसी जल्दी लागू होने वाला है और इन सभी मुल्लाओं की असलियत बहुत जल्दी सामने आने वाली है। तथ्य अभी सामने नहीं आया है और ये जांच का विषय है, लेकिन जो मथुरा में कृत्य हुआ है
मध्य प्रदेश में जो कृत्य हुआ है कि देश का शान सम्मान, हमारा प्यारा तिरंगा जिसको नीचे रखा गया है और भारतीय जनता पार्टी के झंडे को ऊपर रखा गया है, ये क्या दर्शाता है? जो देश भक्ति की सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, वो देश के मान सम्मान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी चिन्हित करके कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। हमारी मांग है ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल प्रशासनिक अफसर कार्रवाई करें। छोटी छोटी बातों पे जो है इनके पुत्र यहाँ पर हैं मदरसे के अंदर, और अशफाक सैफी साहब को यहाँ पर बुलाया और बुलाने के बाद उनका जो स्वागत वगैरह करा, और वो यहाँ पर जो जब स्कूल है तो आप ये समझ लीजिए यहाँ झंडा भी फहराया जाएगा, राष्ट्रीय गान भी होगा। ये मदरसा है, कदीमी मदरसा, कोई आज का मदरसा नहीं है, ये बहुत पुराना मदरसा। जब सन 47 के बाद से जो है फिर यहाँ पर झंडा भी फहराया गया, राष्ट्रीय गान भी हुआ। बहरहाल अब जना क्या बात हो गई, इनको सोशल मीडिया पे डाल के इन्होंने जो इतना ऐतराज किया, बस पूछो मत ही, अपने आप को हाईलाइट करना चाह रहे थे। में जो वाकया हुआ वो भी 15 अगस्त के दिन वो इस बात को सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस तरीके की बयानबाजियों के मायने क्या हैं। हालांकि इस पर अलग अलग राय जरूर है, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी आप देखें तो इस विषय पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज भी अब कोई स्टेटमेंट देने से तो जरूर बचती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने जरूर कटघरे में खड़ा किया कि भारतीय जनता पार्टी दूसरों को सर्टिफिकेट क्यों देती है जबकि वो खुद अपनी पार्टी का झंडा राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर फहराती है। ये बात अजय कुमार लल्लू भी कह रहे थे। हालांकि अब ये जो घटनाक्रम हुआ है उसमें अब आगे कार्रवाई क्या होती है ये भी देखना बहुत अहम होगा। लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया है उसके बाद कई बड़े और अहम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में देश के अंदर इस तरीके से तिरंगे का अपमान और राष्ट्रगान का अपमान किया जा सकता है। और आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की इस बहस की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रशांत वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। विकास जी, आपका भी स्वागत। शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के। शिशिर चतुर्वेदी जी, आपका भी स्वागत। बीडी नकवी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बीडी नकवी, आपका भी स्वागत। और अमजद कुरैशी असलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमजद कुरैशी असलम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीडी नकवी, मैं आपसे ही आज इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। ये हमारे दर्शकों को भी समझाएं और थोड़ा बताएं, क्योंकि ये जो विवाद शुरू हुआ वो इस बात से हुआ कि मस्जिद के अंदर आप कोई तिरंगा या कोई झंडा फहरा नहीं सकते हैं, ये इस्लाम में हराम है। एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते आप इस पर क्या प्रकाश डाल सकते हैं? आप बता सकते हैं कि असल में सच्चाई क्या है और क्यों इस तरह की बात को कहा गया? बीडी नकवी जी। देखिए, ऐसा है, जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। वो एक, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ, एक मदरसा भी है, एक मस्जिद भी है। अगर 15 अगस्त को तिरंगा उन्होंने फहरा दिया तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई खास उन्होंने गलती नहीं की। हमारा लिए भारतीय संविधान, भारतीय झंडा, ये सब जो है हमारे लिए काबिले रेस्पेक्ट है। इसको हर सिटीजन को, हर शहरी को उसको रेस्पेक्ट करना है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस मुल्क के अंदर जो हालात बना रहे कुछ फोर्सेस, कुछ ताकतें, अभी आपने देखा जंतर मंतर पर बुरा भला कि भाई जो भी कहा गया वो अब मुझे रिपीट नहीं करूंगा मैं उनको, तो जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है मिनॉरिटीज के साथ। ये जो हो रहा है इसके सब रिएक्शंस है, ये सब बातें जो हो रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, इसके लिए सब वो ताकतें जिम्मेदार हैं जो इस तरह की हरकतें कराती हैं, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। मैं पूरी तरह कंडेम करता हूँ। हमें मुल्क में आगे बढ़ना है, हमें संविधान, हर भारतीय का फर्ज है कि रेस्पेक्ट करे झंडे को। अगर ऐसा उसने कर दिया है, अगर ऐसा किया गया है तो मुफ्ती को इस तरह की बयान नहीं देने चाहिए। मैं उसको नहीं, बीडी नकवी जी, लेकिन मुझे बताएं ना कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप तो इसको बेहतर तरीके से आपने समझा दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो बात शहर काजी या शहर मुफ्ती कह रहे हैं, इस्लाम का हवाला, वो कौन से इस्लाम का जिक्र करते हैं जो इस तरीके के फतवों को जारी कर देते हैं या फिर इस तरह की बातों को कह देते हैं? वो कौन सा इस्लाम फॉलो करते हैं? क्योंकि आप तो मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप समझाएं। देखिए, ऐसा है, वो भी इस्लाम गलत है जिसको वो इंटरप्रेट करते हैं, और जो हिंदुज्म से हिंदुत्व की तरफ देश चला गया है वो भी गलत है। हमें दोनों तरफ देखना होगा। जो एक्शन और रिएक्शन, हमें खाली, हम बिल्कुल कंडेम कर सकते हैं, उनके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन वो हो जाए, कोई हमें इस बात में एतराज नहीं है। देखिए,
प्रॉब्लम ये है कि वो एजुकेटेड नहीं है, उनको मॉडर्न एजुकेशन नहीं मिली है, उनको जो इथॉस है, जो सोशल हमारा इथॉस है, उसकी समझ नहीं है। जो आदमी जितना पढ़ता है थोड़ा सा, उसका वाइडर व्यू नहीं बनता। हिंदुस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी वो प्रॉब्लम ये है कि अरबिक और संस्कृत दो फैकेट हैं, दो ऐसे पर्दे हैं जिसमें हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई इबादत करते हैं, जिसको ना वो खुद समझते हैं ना वो समझा सकते हैं, लेकिन ये है कि उससे उनका सोच नैरो हो जाती है। ये एक नैरो माइंडेडनेस इंसान की सोच की खराबी कहूंगा मैं, इसको कुछ और नहीं कहूंगा। ठीक है, एक्शन के रिएक्शन के तौर पर आपने ये बात कही है। शिशिर चतुर्वेदी जी, माहौल हो रहा है। ठीक है शिशिर जी, अब माहौल देश के अंदर ऐसा हो रहा है क्योंकि अब अगर कोई कोर हिंदुत्व की बात करे तो फिर भाई मुफ्ती को भी हक हो जाता है कि वो इस बात को कह दें, हालांकि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। ये बात कह रहे हैं यहाँ पर वीडी नकवी जी। मैं चाह रहा हूँ शिशिर जी जवाब दें। शिशिर जी, शायद मुझे लग रहा है कि आपकी ऑडियो म्यूट है, आप अनम्यूट करें पहले एक बार। जी 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 जय सीताराम जी। अभी बीडी नकवी जी ने कहा जब तक ये हिंदुत्व को एक आतंकी सोच दर्शाने के प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये जुडिशियल अफसर रहे हैं खुद, और आतंकियों के छोड़ने के फैसले भी इन्होंने दिए ऐसे विवादित। अब आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकियों के साथ, आतंकियों को छोड़ने का जो प्रयास किया था वो समाजवादी एमपी आपकी हैं भाई, आतंकी तो आपने एमपी बनाया। देखिए बीडी नकवी साहब ये पढ़े लिखे आदमी, मुझे क्यों कर रहे हैं? ये बीडी नकवी जी पढ़े लिखे लोग हैं और बीच में बोलते हैं जज रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़ लिख के भी इस्लामिक जो चरमपंथी मानसिकता से ग्रस्त लोग होते हैं ऐसे लोग। तो आपको बता दूं, ये वो समाज है जो अपनों को नहीं छोड़ता है, ये अपनों का कत्लेआम कर देते हैं। इनकी लड़ाई क्या है तालिबान की, आप बताइए इनकी लड़ाई वहां पर क्या चल रही है? अभी जो आज ही का मामला है, वहाँ ये लड़कियों को जो है पढ़ाई नहीं करने देंगे, उनको संगीत से दूर रखेंगे, मतलब एक तरीके पिछड़ी सोच। सनातन धर्म जो है वो उसका कहना है कि पहले राष्ट्र फिर हमारी गीता, देश का संविधान ऊपर हमारे। और इस्लाम के मानने वाले क्या कहते हैं कि कुरान पहले और इस्लामिक झंडा पहले, ये संविधान को बाद में कहते हैं। आज जिस तरीके से पूरी दुनिया इस्लामिक चरमपंथियों के इन जो कुकृत्यों से परेशान है, और जैसे अभी नकवी जी ने कहा कि पढ़े लिखे मुसलमान अलग सोच के होते हैं, लेकिन शिशिर जी उन्होंने कहा कि देखिए चरमपंथ कहीं भी खराब है, एक्सट्रीमिज्म की उन्होंने जिक्र किया, चाहे वो हिंदुइज्म में हो चाहे फिर वो मुस्लिम में हो। एक्सट्रीमिज्म जब भी आता है तो फिर वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, इसलिए एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए। उनका कहना यह है कि वो मौलाना जिन्होंने इस तरह की बात को कहा, ऐसा नहीं, उनको नहीं कहना चाहिए, उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती वो होनी चाहिए। एकदम गलत, एकदम गलत। किसी सनातनी ने, सुनिए, किसी भी सनातनी ने किसी की गर्दन नहीं काटी, किसी को गोली नहीं मारी, किसी की बच्ची का रेप नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से औरतों का बाजार लगा रहे हैं, मादक पदार्थों की स्मगलिंग करते हैं, नकली नोट में क्या किया सनातनी, सारे अपराध की जड़ इनके यहाँ। तब सरकारी जमीनों पे कब्जा करना, लव जिहाद, धर्मांतर, सब ये करे। उसके बाद ये लोग क्या कहते हैं, ये विक्टिम कार्ड कहते हैं। अरे हम अल्पसंख्यक है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, अरे योगी आ गया, मोदी आ गया, ये जुडिशरी में बैठे हुए लोगों की जंतर मंतर में क्या हुआ, जंतर मंतर में क्या हुआ, आप बोले चले जा रहे हैं। जज थे, सोचिए इनकी सोच, इनकी मानसिकता देखिए क्या इनकी। कंडेम करिए भाई, कंडेम कर रहा हूं मैं उसको। तो मतलब आप देखिए क्या सोच करेंगे। नहीं शिशिर जी, देखिए मैं ठीक है, मैंने इसीलिए इस सवाल को कई बार पूछ लिया कि देखिए एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए, चाहे इधर हो या उधर हो, और वहीं से ये परेशानियां और ये जो दिक्कतें वो शुरू होती हैं। अमजद कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। ठीक है, आप दोनों के बाद मैं दोबारा आऊंगा। अमजद जी, अमजद कुरैशी जी, ठीक है अरे भाई आप ठीक है। शिशिर जी अभी मैं और समय दूंगा और वक्त दूंगा, शिशिर जी अपनी बात को रख लीजिएगा, अभी थोड़ा सा धैर्य रखें आप। अमजद कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए। अमजद जी, जो घटनाक्रम हुआ कि तिरंगा नहीं फहरा सकते हैं, राष्ट्रगान नहीं गा सकते हैं, और उसके अलावा मस्जिद के अंदर अगर इस तरह कर रहे हैं तो फिर ये हराम है इस्लाम के अनुसार, इसको कैसे देखा जाए? अमजद कुरैशी जी, मुझे लग रहा है आपकी भी ऑडियो म्यूट है, उसको थोड़ा अनम्यूट करें। जी अमजद जी बोले।
मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले बात तो जो जामा मस्जिद में झंडा फहराने की और राष्ट्रीय गान की जो बात आई है, तो ये जामा मस्जिद के अंतर्गत एक मदरसा आता है, मदरसा आलिया, जो अल्पसंख्यक विभाग के अंडर में है, जो सरकारी मदरसा है। तो कल जो था 75वां जो है स्वतंत्रता दिवस जो हमारा था, उसको जो है पूरा ही देश जो है खुशियों के साथ मना रहा था। तो कल ऐसी ये घटना वहां पर हुई, जो हमारे मुफ्ती आगरा हैं यहाँ पर, उन्होंने इसका विरोध किया है कि जामा मस्जिद के अंदर तिरंगा झंडा फहराया गया और यहाँ पर राष्ट्रगान गाया गया। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जामा मस्जिद का इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। तिरंगा झंडा जो लहराया गया है वो मदरसा आलिया के अंदर लहराया गया है, और मदरसा आलिया जो है वो जामा मस्जिद के अंदर है, वो सरकार के अधीन है। और शायद आपको ये पता होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है तो वहाँ एक कानून ये पास हुआ है कि जो भी अल्पसंख्यक मदरसे हैं उनके अंदर झंडा फहराया जाए और राष्ट्रगान होगा और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, बाकायदा जो है शासन को दी जाएगी। तो ये बहस का मुद्दा नहीं है, और बस यही है कहना। तो अमजद कुरैशी जी, मुझे बताइए कि अगर वो एक मदरसा है और मदरसे के अंदर, क्योंकि अब ये नियम है कि आपको झंडा भी फहराना है, राष्ट्रगान भी गाना है, तो फिर उस पर शहर मुफ्ती को आपत्ति क्या है? वो क्यों इस तरीके की बातों को कह रहे हैं? और सोशल मीडिया पर भी बाकायदा वो जो पूरा ऑडियो है वो वायरल है, इसके पीछे की क्या मंशा है? एक्चुअली क्या है कि जो मुफ्ती शहर यहाँ आगरा में है, अभी तक जो थे, लेकिन अब अभी सुनाई दिया है कि जो मौजूदा कमेटी है इस्लामिया लोकल एजेंसी, उन्होंने उनको इस पद से जो है बर्खास्त कर दिया है। और इनकी इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने जो है राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय गान का जो है उन्होंने विरोध किया है, इसी वजह से। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आगरा की शाही जामा मस्जिद में अगर राष्ट्रीय तिरंगा लहराया जाए तो मैं समझता हूं कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आगरा की शाही जामा मस्जिद, आगरा हिंदुस्तान में है, शाही जामा मस्जिद हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान का अगर झंडा लहराया जाएगा तो उसमें कोई आपत्ति। चलिए ठीक है अमजद जी, आप ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन शहर काजी अगर ये समझ जाते तो मुझे लगता है कि ये पूरा बखेड़ा ही नहीं खड़ा होता। ठीक है, प्रशांत वशीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए एक्शन के रिएक्शन के तौर पर, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म अगर हर तरफ हो रहा है तो उसके रिएक्शन के तौर पर इस तरह की बातें हैं, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही कि आप लोग तो अपनी पार्टी का झंडा राष्ट्रीय ध्वज से भी ऊपर रखते हैं, इसलिए दूसरों को सर्टिफिकेट देने का अधिकार तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। प्रशांत जी, मैं चाह रहा हूं दोनों ही बातों का जवाब दें। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है तो अजय कुमार लल्लू जी का स्टेटमेंट है जो आप बोल रहे थे, लोग राहुल गांधी को ही पूरा देश सीरियसली नहीं ले रहा, तो अजय कुमार लल्लू जी की बात पर मैं क्या कहूँ। फतवे के ऊपर जो इन्होंने विषय रखा है उस पर मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। फतवा ताबीर पर है लागू हुजूर, ख्वाब को क्यों हराम करते हैं। तो ये जो हमारे बीडी नकवी साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ अभी जो एक्शन का रिएक्शन कह के जस्टिफाई कर दिया बात को, उस बात पे मैं बड़ा मुझे अफसोस है इस बात का। और जो जैसे हमजूर ठीक बात है, हिंदुस्तान में मस्जिद है, अगर मस्जिद में भी ये झंडा फहराया जाता तब भी कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि ये मस्जिद में नहीं, मदरसे में फहराया गया है, और मदरसे में फहराया जाना कानूनन जायज है। तो शरीयत की आड़ लेकर मौलाना जो धर्म की ठेकेदारी ये करते हैं, ये बहुत गलत है। ये तुरंत से भी पेशतर बंद होना चाहिए। मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि एक समय होता था जब अलग अलग मोबाइल नंबर, आपको अलग स्टेट के लिए अलग नंबर लेना पड़ता था। फिर थोड़े दिन बाद समय आया कि जब एक देश एक नंबर ये सिस्टम शुरू हुआ, और फिर अब तो एक देश एक राशन कार्ड शुरू हो गया है। तो अब इस तरीके के कानूनों की जगह ही खत्म होनी चाहिए, एक देश एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। विकास जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, जिसने भी ये बात बोली है ये असंवैधानिक है, और सबसे बड़ी बात इसमें ये उठती है कि सरकार क्या कर रही है। ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरीके समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं और इस देश के ऊपर नफरत और बंटवारे का कार्य करना चाहते हैं। सरकार को सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को तुरंत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और गिरफ्तार करना चाहिए था, और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा कारागार जैसे कानून का इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को जो राष्ट्र ध्वज का अपमान करते हैं, देश के संवैधानिक संप्रभुता को अगर नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को सीधे जेल में होना चाहिए। तब सरकार की ताकत या सरकार की ईमानदारी दिखाई पड़ेगी। वो सबका साथ सबका विकास और एक मजबूत सरकार है जो पूरे हिंदुस्तान को लेकर चल सकती है।
इस पर टिप्पणी करना, भारतीय जनता पार्टी की जो टिप्पणी है वो पूरी तरीके से गैर जिम्मेदार है और बांटने वाली है। जिसने देश के साथ गद्दारी किया, जाति धर्म से ऊपर है देश, और इस भारत भूभाग जो हमारा नक्शा है, इस संवैधानिक नक्शे के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है और उसको भारत के संविधान, कानून और उसके तिरंगे का सम्मान करना पड़ेगा। धर्म का विषय नहीं है, ये देश की एकता, अखंडता और देश के स्वाभिमान सम्मान का विषय है। बिल्कुल सही। नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं विकास जी, ये कब कहा भारतीय जनता पार्टी ने कि भाई कि नहीं, आप संविधान का सम्मान मत करिए, या आप राष्ट्रगान मत गाइए, या झंडा मत फहराइए, ये हिंदुइज्म में खराब है या इसको हम गलत मानते हैं, ऐसा तो नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी ने। आप क्यों कह रहे हैं कि वो इस तरीके की राजनीति करते हैं, या उनका स्टेटमेंट गैर जिम्मेदाराना है? क्या स्टेटमेंट ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने दिया इस प्रकरण को लेकर के? देखिए, इस प्रकरण को लेकर नहीं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने कोर्ट में, अदालत में लंबे समय तक मुकदमा लड़ने के बाद इस देश के 130 करोड़ लोगों ने जब मुकदमा लड़ा है, तब वो अपने मुख्यालय पर तिरंगा फहराने का स्वीकार किया है। इस तिरंगे को जब देश आजाद हुआ था तब इन लोगों ने इस तिरंगे को जलाया था। ये इस देश में बंटवारे की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं। हमको जब भी किसी व्यक्ति ने बोला, जैसे जो नकवी साहब ने बोला, जो बोल रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि ये जो अच्छी बात किस मुसलमान के मुंह से निकल रही है या हिंदू के मुंह से निकल रही है। ये जो विभेद है ये खत्म होना चाहिए, सच के साथ खड़े होना चाहिए, और केवल अपने वोट की राजनीति 24 घंटे हर वक्त प्रसार के मूड में रहने वाले लोग इस देश के लिए सबसे बड़े घातक हैं। क्योंकि अगर वो ये देख रहे हैं कि देश तिरंगे का स्वाभिमान, सम्मान और देश की संवैधानिक जो कानून का अधिकार है हर नागरिक को कि तिरंगे का मान नहीं होना चाहिए, उसको भी अगर ये धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से आपत्तिजनक है। उसका विरोध मैंने किया है। ठीक है, प्रशांत जी जवाब दें। और कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है, मैं प्रशांत जी से जवाब लेता हूं। प्रशांत जी जवाब दें इस बात का। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था आयुष जी 3 तलाक के ऊपर, आपको याद होगा। तो राजीव गांधी जी ने उसका कानून बनाया, उस ऑर्डर को पलटने के लिए। नहीं, जरा सही करिए, शाहबानो केस के बाद हुआ है वो मेंटेनेंस का मामला है। जरा नहीं, शाहबानो केस की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें 3 तलाक की बात नहीं थी, उसके अंदर मेंटेनेंस का पॉइंट था मेरे बेटा, मेरे भाई का पॉइंट था, जो भी पॉइंट था मेंटेनेंस का पॉइंट। हाँ, 3 तलाक से रिलेटेड पॉइंट था वो। नहीं, 3 तलाक के उसके लिए कानून लेकर राजीव गांधी जी आए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलटने के लिए। ये बहुत मतलब ऐसे लोग अगर आप बात करेंगे। दूसरा, अगर आप नफरत इतना बांट रहे हैं हम लोग, एक बार सुन लीजिए, मैं बोला नहीं था भैया, वो इस देश में केवल बंटवारा और नफरत करना चाहते हैं। बीच में मत बोलिए। चलिए विकास जी, अब सुन लेते हैं। हाँ ठीक है, विकास जी सुनते हैं, एक एक करके सुनते हैं। सब लोग एक दूसरे की बात एक एक करके सुनेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं सबको समय दे रहा हूँ, मैं सबको समय दे रहा हूँ। ठीक है, आपने करेक्ट कर दिया। ठीक है बीडी जी, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। प्रशांत जी आप अपनी बात रखें। विकास जी अब विकास जी को सुने, विकास जी अपनी बारी बोलिए कृपया करके। देखिए, अगर देखिए, जैसा विकास जी ने कहा कि हम नफरत बांटने की काम करते हैं, हम नफरत बांटते हैं, कांग्रेस मोहब्बत बांट रही है, तो फिर गायब क्यों हो गए पूरे देश से? अगर इतनी मोहब्बत ये बांट रहे हैं तो लोग इनसे मोहब्बत क्यों नहीं करते? क्यों ये 400 से 44 पर आ गए और अब 44 से 40 पर आने 4 पर आने वाले हैं? राहुल गांधी जी अमेठी में, उत्तर प्रदेश में हार कर इन्हें बाहर का रास्ता, इन्हें वहां अपने दिखाने लगे ना जितनी हैसियत है। आप देखिए, बातें देखिए इनका देखिए, बिलो डिग्निटी बात करने लगते हैं, लोग सुनते ही नहीं चाहते भाई। नहीं विकास जी सुनिए भाई। देखिए विकास जी, सुनना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो सुनना पड़ेगा। विकास जी, सवाल आपने उठाया झंडे से लेकर के पार्टी तक पूरा सवाल उठाया, तो उसका जवाब तो भाई आएगा उधर से, और जवाब वो सुनना चाहिए, मुझे लगता है। आपको इन बातों के कारण ही सत्ता से बाहर किया जनता ने, क्योंकि आपको काम कुछ करना है। आपके नेता है राहुल गांधी, वो घर पे बैठ के ट्वीट करते हैं, अरे साइकिल चलाते हैं भैया, सड़क पे उतरना, आप सड़क पे उतरो, आप साइकिल वहां से चला रहे हो आधा किलोमीटर और चाहते हो देश पलट दोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। चलिए ठीक है, बीडी नकवी जी मुझे ये बताएं कि जब देश के अंदर हमारा संविधान सर्वोपरि हो और देश के संविधान से ही चल रहा है, सब मान रहे हैं कि नहीं संविधान के ही हम लोग जो अंतर्गत जो भी चीजें हैं हम उसको फॉलो करेंगे,
फिर उन सब के बीच में ये हराम है या ये शरिया के हिसाब से गलत है, ये सारी बातें कहां से आ जाती हैं? और खासतौर से जब बात राष्ट्र की हो रही हो तो ऐसा क्यों होता है और कैसे इसको इंटरप्रिटेट कर दिया जाता है? बीडी नकवी जी। देखिए ऐसा है, इसको हमें देखना पड़ेगा बैकग्राउंड, उस आदमी की जो आदमी बात कर रहा है, जो हालात है, जो मैंने पहले अर्ज किया कि नैरो माइंडेड हैं लोग, समझते नहीं है उस चीज को, जो एक नेशनल पर्सपेक्टिव में उनको देखने का एक समझ नहीं है। मैं उनको यही कहूंगा, उसके खिलाफ एक्शन हो गया, बड़ी अच्छी बात ये, उसको निकाल दिया गया उस मुफ्ती को। ये देखिए ना, एक्शन हुआ, उसको पनिशमेंट हुआ। क्यों नहीं लगी? भाजपा के मैं अपनी बात 3-4 शेर से कहूंगा, मैं अपनी बात 3-4 शेर से। चलिए, नहीं, बिल्कुल ठीक है। शिशिर जी आपकी बात का तो जवाब देंगे, देखिए प्रशांत जी आपकी बात का जवाब देंगे, लेकिन बीडी नकवी जी की भी बात को जरा सुन लेते हैं। और अब सब लोग एक एक करके बोले, देखिए अब आप लोग सब लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अब सब लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, नफरत की दीवार गिरा दे कोई, मेरे शेर सुन लीजिए। मौलाना सुनिए, शेर सुनने नहीं आए हैं, हम लोग शेर सुनने नहीं आए हैं, जवाब सुनने आए हैं। नकवी साहब, दुश्मन नहीं, ये बता दे कोई, आप सुन तो लीजिए। कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भाई शेर जी सुन तो लीजिए, नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। क्या शेर में आप सुन, मैं पैसे दे रहा हूँ आपको। अरे कम से कम RSS वाले अब झंडा लगा रहे हैं, नेशनल फ्लैग, बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है ये। मैं इस बात को बहुत खुश हूँ कि RSS वाले भी तिरंगे झंडे का सम्मान करने लगे हैं। एक बात, मौलवी पे कार्रवाई होनी चाहिए। कोई हम दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है, बता दे कोई। हर साल हमने मौलवी साहब पे कार्रवाई होनी चाहिए, आप बताइए। नकवी साहब, हेलो, क्या हर साल क्या ये बताइए, नकवी साहब कार्रवाई होनी चाहिए, गरीबों पे जुल्म सितम होता रहेगा, मजलूम और कमजोर की आवाज उठा दे कोई। इस मुल्क के अंदर अमीर और गरीब सबको रहने का हक है और हर एक को बराबर। नहीं शिशिर जी, उन्होंने कहा बराबर कह रहे हैं कि कार्रवाई करें भाई, इनको कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई हो कि ना हो ये बताइए आप। नकवी जी, चलिए नकवी जी एक बार फिर से बता दीजिए शिशिर जी को, कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे मौलाना के खिलाफ कि नहीं होनी चाहिए? नकवी साहब भाग रहे हैं इस मुद्दे से, चाहे वो कोई हिंदू हो या मुसलमान हो। नकवी साहब भाग रहे हैं, एक जमींदार के गरीबों का राइट करता रहा, उसके बाद मदद जो है ना, देखिए किताब अभी मैं आपको दूंगा, किताब में दूंगा, रिलीजन इज। सुनिए, हम भी वही लॉ पढ़ के आए हैं, समझे नकवी साहब। आप जज रहे हैं तो मैं एडवोकेट हूँ, सीनियर एडवोकेट हूँ, आपको बता दूं। चलिए नकवी जी आपकी ऑडियो नहीं मिल रही, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या है, शायद अनम्यूट भी म्यूट हो गया होगा। ठीक है, म्यूट हो गया है बीडी नकवी जी, ठीक है। शिशिर जी अपनी बात कंप्लीट करें आप। मैं ये कह रहा हूं, ये अपने धर्म के लोगों के साथ नहीं खड़े होते हैं, अपने लोगों की आज की घटना तालिबान में गर्दन काटते धर्म के नाते। आप बताइए, ये है इनकी पढ़ाई लिखाई, हम सम्मान करते हैं, हमने 30 साल नौकरी की है। ये शिक्षित होने के बाद आतंक करते वक्त बोलते हैं, लोगों गर्दन उतारते हैं। ये अरे हम दम रखते हैं बात कहने का, कहा जाते हैं। आप जंतर मंतर के माध्यम से कंडेम करिए ना, आपके अंदर हिम्मत है, अपनी सीट पे आतंकियों को छोड़ने का काम किया, कानपुर के अंदर जो गाड़ियां बकी जा रही है मुसलमानों के सेक्शन को आप कंडेम करेंगे, दुरुपयोग करके आए ये वो लोग, आप पैगाम फैला रहे हैं, मोहब्बत नफरत फैला रहे हैं, इस मुल्क का माहौल खराब कर दिया आतंकियों को छोड़ा। ये तालिबान बन रहा है यहाँ पर देश के अंदर, ये जो है पढ़ लिख के आतंक फैलाते हैं। अरे शिशिर जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं भाई, बीडी नकवी जी कह रहे हैं कि आप लोग को तालिबान बना देंगे इस तरीके से देश। अरे हम अगर ये इनका मानना है तो यही सही, उसमें क्या बात है? लादेन पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा था, क्या बात है? आतंकी को भेजे आप पार्लियामेंट में, आप प्रज्ञा ठाकुर को MP बनाए और आतंक हम फैलाए। आयुष जी चलिए असलम जी, चलिए पूरी पार्टी पूरे लोग इसी बात पे लगे हैं। ठीक है, अमजद कुरैशी का मैं रुक कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए अब आप लोग थोड़ा पर्सनल हो रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। अमजद कुरैशी जी मुझे बताइए, कि आखिर ये जो मौलाना है या ये जो शहर मुफ्ती रहे जिनको हटा दिया गया, आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या सिर्फ और सिर्फ अब वो ये चाहते हैं कि लाइमलाइट में आ जाए इसलिए इस तरीके की बात, या वाकई में इसका इस्लाम से कोई लेना देना है, या इस्लाम की ठेकेदारी ये लोग क्यों करते हैं? अमजद कुरैशी जी, ठीक है, बीडी जी, ठीक है, बीडी नकवी जी अब थोड़ा शांत हो जाएं। अमजद कुरैशी जी, ये ठेकेदारी क्यों शुरू हो जाती है? अमजद कुरैशी जी, देखिए कहीं ना कहीं जो है
धर्म के हमारे जो मतलब धर्मगुरु कहे जाते हैं, तो वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जज्बात के अंदर, जो उनको कम से कम ठीक है, अगर शरीयत के हिसाब से अगर उन्होंने बोला है तो वो कम से कम देश के हिसाब से भी बोले, शहर के हिसाब से भी बोले। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक मोटी सी बात ये जानता हूँ कि हमारे इस्लाम के अंदर मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया है, जब ये कहा है कि जिस देश में रहो उस देश के कानून का पालन करो, तो उस चीज को भी देखना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, इस्लाम का जो कानून है, जो इस्लाम जिस चीज जो कानून मानता है वो चलता है, जो इस्लामी कंट्रियां हैं, लेकिन आज हम जो है भारत देश में रह रहे हैं तो उसके कानून का भी हमें पालन करना है। तो इस बात का मुद्दा जो है, ये बहस का मुद्दा बनाने का नहीं है। इस बात को जो है इस्लाम से को मतलब इस तरीके से जोड़ा जा रहा है, जैसे कि अभी चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि लादेन पढ़ा लिखा था या नहीं था, तो उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? लादेन एक आतंकवादी था, लादेन एक आतंकवादी था, आतंकवादी है, आतंकवादी रहेगा। लेकिन आप उन ये सब पढ़े लिखे आतंकी थे। आप देखिए, आतंकियों को इस्लाम से ना जोड़ा जाए। कोई ऐसा नहीं है, जो कोई मतलब ऐसा नहीं है जो पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, ये गलत, ये राजनीति आप गलत कर रहे हैं, ये नफरत फैलाने की। लेकिन हाँ, जो हुआ है ये निंदनीय है। ये किस तरीके से हुआ है, कर दिया, क्या करें बताओ, क्या करें, फांसी चढ़ा। चलिए, प्रशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिशिर जी देखिए, उन बीडी नकवी जी ने कहा भाई कार्रवाई तो करनी चाहिए, वो कहां कह रहे हैं कार्रवाई मत करें। कार्रवाई हुई है। प्रशांत वशिष्ठ जी, ठीक है, प्रशांत वशिष्ठ जी, एक मिनट, हमजद भाई मैं बोल देता हूँ इसका। देखिए, ऐसा है, मैंने एक विषय रखा, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ, बीडी नकवी साहब से भी कहना चाहता हूँ और हमजद भाई से भी कहना चाहता हूँ, जैसे एक देश एक राशन कार्ड, ऐसे एक देश एक कानून क्यों नहीं? एक दूसरा विषय देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारे फतवे निरंतर जारी होते रहे हैं। 1892 में फतवा डिपार्टमेंट बनाया गया था, ठीक है, दारुल उलूम में, और 120 साल में आज तक 8 लाख फतवे से ज्यादा जारी हो चुके हैं। मतलब हर साल लगभग 5-7 हजार फतवे जारी होते हैं, जो बिल्कुल बहुत सारे फतवे बहुत बेहुदा फतवे हैं। जैसे कि एक फतवा है कि भाई आपने देवबंद ने दारुल उलूम ने कहा कि मोबाइल पर तलाक जो है वो सही है, वो जायज माना जाएगा। अगर आपने मोबाइल पर 3 बार तलाक कह दिया तो तलाक हो गया। अब निदा खान का केस ले लीजिए आप, जो बरेली की हैं, उन्होंने इनके 6 महीने भी इनकी शादी नहीं चली और इनको तलाक कह के भेज दिया गया। अब फिर ये कोर्ट चली गई तो जो इन्होंने जो फतवा इनके खिलाफ जारी किया गया, मेरे को ये ध्यान नहीं आ रहा कि कहाँ का था, आपने लिखा तो था लेकिन ध्यान में नहीं है, तो वो फतवा जारी किया गया और इनको जो है इनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया, इन्हें बेदखल कर दिया गया। तो ये सब चीजें जो है ये क्यों हो रही हैं? मतलब जब यहाँ कानून का राज है, ये देश है। नकवी साहब, लेट मी कंप्लीट नकवी साहब, जब यहाँ कानून का राज है, हमारा देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, तो ये सबके लिए होना चाहिए ना। मेरा प्रश्न ये है नकवी साहब से। जी सर, मैं जवाब दूं बहुत ही नटशेर में। देखिए प्रशांत बशीर जी, आपने बहुत रिसर्च की है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने देवबंद के फतवों के बारे में जिक्र किया। ये बिल्कुल सही है कि ये फतवे जारी करते रहते हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन आपने बात करी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू लॉ कस्टम से चलता था, हर एरिया का अलग अलग कस्टम था। ये सिर्फ 1955-54 में जो कानून बने तब से एक यूनिफॉर्म एक कानून बना है। लेकिन आपको बता दूं, आंध्रा के अंदर सगी भांजी से शादी होती है, हिंदू क्लैन में हमारे भाइयों में सगी भांजी से शादी करना बायस मैरिज माना जाता है। एक क्लैन हिंदुस्तान का ऐसा है जहाँ शोहर रख सकती है। हिंदुस्तान के अंदर देखिए, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में हूँ। चलिए, आप बताइए हिंदुस्तान के अंदर आपने रिसर्च कर ली फतवे की, आप बताइए ना, अरे हिंदू लॉ कहाँ है कस्टम में भाई? बेटी को भी जोड़ते हैं, उससे शादी करते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं ट्रिपल तलाक को ट्रिपल तलाक पे सुप्रीम कोर्ट ने कानून दे दिया, अपना डिसीजन दे दिया। ट्रिपल तलाक इलीगल हो गई इलीगल। हम तमाम बीमारियां, चलिए विकास जी, मुझे बताइए, एक देश एक कानून, क्या इसी तरीके से आपको लगता है कि ये जो फतवे जारी होते हैं या ये जो स्थितियां बनती हैं इसको रोका जा सकता है, या इसको कैसे रोका जाए? क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि इस तरीके की बाढ़ आ गई है, कोई भी फतवा जारी करता है, कोई भी इस तरह की बात को कहता है जो कि हमारे संविधान या हमारे राष्ट्र के अपमान के तौर पर होती है। विकास जी, ठीक है, चलिए आप लोग शांत हो जाए, विकास जी को बोलने दें। ठीक है, अब विकास जी
एक मिनट, देखिए, जो भी फतवे जारी होते हैं, एक तो उसको मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, कोई भी उसको महत्व नहीं देता है, क्योंकि वो असंवैधानिक है। और आज का जो मुस्लिम समाज है वो पूरी तरीके से जागरूक है, और युवा पीढ़ी खास तौर से ये जानती है ये फतवे केवल मौलाना जी की अपनी दुकान है, वो चला रहा है। कोई भी समाज में हम लोग रहते हैं, हम लोग लगातार लोगों को देख रहे हैं, सबको विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, उन्नतशील भारत चाहिए, विकसित भारत चाहिए। रहा सवाल एक कानून, इस देश के अंदर एक कानून तब आएगा जब सरकार की नीयत एक होगी। अभी आप डिबेट कर रहे हो, पर आपका धर्म यह है कि जिसने इस तिरंगे का अपमान किया है, वो चाहे वो आपके वो लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा ऊपर लगाया और राष्ट्र का झंडा नीचे किया, और जिसने ये फतवा जारी किया उसको एनएसए लगा के तुरंत जेल भेज देना चाहिए था। तब आप नैतिकता और कानून और हिंदुत्व देश की बात करिए, और आप राष्ट्र की बात मत करिए, क्योंकि आपने भी जब देश आजाद हुआ तो आपने इस तिरंगे का अपमान किया है, इसको अपने पैरों तले रौंदा है, जलाया है। इतिहास कहीं मिटता नहीं है। आपने इस तिरंगे का जितना अपमान आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने अरे किया, ये कौन सा irrelevant यार विकास जी, विकास भाई you are कौन सा never क्या on बोलते हो the issue। ये आप कौन सा कभी क्या इशू बोला से है? इशू पे रहते ही नहीं हो, बाहर चले जाते हो। कहाँ से लाइए भटक दिखाइए गए? ऑन रिकॉर्ड क्या है आपके पास। एक मिनट शिशिर जी इनसे पूछिए कि क्या है आपके पास। विकास जी बताइए, आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। इस तरह के राहुल गांधी जैसे बयान मत दीजिए, आपकी भी कदर नहीं होगी। थोड़े दिन में आपको भी लोग नहीं पूछेंगे। जैसे राहुल गांधी को आज कोई नहीं पूछ रहा, ऐसे आपकी भी वैल्यू खत्म हो जाएगी ऐसे बयान देंगे अगर। थोड़ा सोच समझ कर बयान दीजिए, सोच समझ कर। अरे विकास भाई, ऐसे आगे बयान मत दिया कीजिए, कुछ भी कह देते हैं। का मतलब आप के ठेकेदार नहीं हो जाते हैं, विकास भाई देश के ठेकेदार नहीं। अरे हम एक सवाल विकास भाई, एक बात बताइए। विकास भाई एक बात बताइए, स्वामी को देखा गया, चिन्मयानंद स्वामी को का चित्र पूरे देश ने देखा है, आशाराम बापू का चरित्र पूरे देश ने देखा है। आशाराम बापू भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे क्या? आशाराम बापू भाजपा के थे क्या, नेता थे क्या वो? देखिए कुछ भी बोलते हो यार। अरे विकास भाई, अरे सुन लो विकास भाई। चलिए विकास जी अब सुन लीजिए भाई, देखिए अब आपने इतनी बड़ी बातें कही तो उसका सवाल भी तो हैं। चलिए विकास जी सुनिए अब। हाँ ठीक है शिशिर जी सुनिए विकास भाई। अरे विकास भाई सुन लीजिए, सुनने की शक्ति रखिए, सुनने की शक्ति रखिए। अरे सुन लीजिए अरे सुन लीजिए। अरे पढ़े लिखे आदमी हो भाई, सुन लो विकास भाई। अरे सुन लो, आपने कौन सी डिग्री देखी है शिशिर जी? ने शहादत दिया है देश में, गांधी के खून बहा है इस देश की आजादी को बचाए रखने के लिए। चलिए अमजद कुरैशी, क्या आपको लगता है कि अगर वाकई में देश के अंदर जो माहौल है वो सही रहे तो इसलिए एक देश एक कानून, और दूसरा ये कि कम से कम ऐसे फतवों के ऊपर तो रोक लगी ही जानी चाहिए, माहौल यहीं से खराब होता है। अमजद जी शर्मनाक है कि आप हद रहे हो, हिंदू और मुसलमान में डिस्क्रिप्शन कर रहे हो, क्योंकि हमने 15 ठीक है विकास जी ठीक है, उस शहादत को चलिए ठीक है विकास जी आपने अपनी बात रख ली विकास जी, ठीक है चलिए। अमजद कुरैशी, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। आप कह रहे हैं कि जो है इस देश को जो है गांधी परिवार ने खून दिया है, तो इस देश के अंदर तो सभी का खून शामिल है आजादी की लड़ाई में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी जो हमारे बुजुर्ग जो है शहीद हुए हैं इस देश की आजादी के लिए, उनके लिए भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोई जो है गांधी परिवार ही नहीं था इसमें। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी सवाल ये पूछा गया कि अगर एक कानून हो और एक ही जो हो तो देश सही चलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि शरिया कानून जो है वो शरीयत के हिसाब से चलता है। जो मुस्लिम लॉ के हिसाब से बात की जाए, देखिए यार धर्म की बात नहीं हो रही है, वो शरिया कानून एक अलग है और जो संविधान है वो संविधान एक अलग है। लेकिन बात यहाँ आ रही है कि राष्ट्र का जो कानून है, संविधान में तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तिरंगे का अपमान हिंदू करे या देखिए विकास जी उसके लिए सजा बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए।
तब आज राष्ट्रभक्त की बात करो, देश की एकता अखंडता की। नहीं विकास जी, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पैनल पे बैठे किसी शख्स ने ये बात नहीं कही कि तिरंगे का अपमान आप कर सकते हैं, ये किसी भी तरह से जायज नहीं है। सबने कंडेम किया उसको, लेकिन हाँ उसके पहलू अलग अलग हैं। अब आप उसको कुछ अलग एंगल से बता रहे हैं, शिशिर जी उसको कुछ अलग तरीके से बता रहे हैं, अमजद भाई उसको कुछ अलग तरीके से बता रहे हैं। ठीक, अब एक एक करके बात सुनो। तो विकास जी आपकी बात हो गई, अब अमजद जी को बात कंप्लीट करने दे। विकास जी आपने बोल दिया। अमजद देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि तिरंगे का जो अपमान हुआ है या तिरंगे का किसी ने अपमान किया है, तो आज जैसे कि आगरा की शाही जामा मस्जिद के अंदर, विकास जी बोलने दीजिए। विकास जी, विकास जी या तो आप ही बोल लीजिए फिर। ठीक है विकास जी, विकास बोलिए, मुफ्ती हो चाहे कुछ भी हो, वो पहले जेल जाना चाहिए उनको। ठीक है, चलो। देखिए, जो उनको पर कार्रवाई होनी थी, वो जो जामा मस्जिद कमेटी है, उन्होंने तुरंत तत्काल प्रभाव से मुफ्ती को जो है हटा दिया है, शहर मुफ्ती से हटा दिया है। अरे जेल में और जो मुझे मजाक नहीं है। देखिए, जेल भेजने का काम मेरा नहीं है, पुलिस का है। मेरा नहीं है, पुलिस का है। जेल पहुंचाइए प्रशांत जी, आप जेल पहुंचाएगी आपकी। शशिर जी आप पैरवी करिए और भाजपा भी करूंगा, चाहे वो पैरवी करे, हम लोग बिल्कुल करेंगे। फिर ये डिबेट खत्म होने से पहले वो जेल में होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए एक बार एक एक करके। ठीक है विकास जी, आपने अपनी बात को कह दिया। देखिए प्रशांत जी उसका जवाब देंगे कि वो जेल कैसे भेज रहे हैं। अमजद जी की बात को हम लोग सुन लेते हैं, फिर मैं प्रशांत जी के पास जाता हूँ। ठीक है, ठीक है विकास जी। विकास जी आपने सवाल पूछ लिया ना। देखिए एक ही सवाल को दोहराएंगे क्या, दोहराते रहेंगे? सवाल का जवाब लेने के लिए मुझे उनके पास जाना पड़ेगा ना, लेकिन पहले अमजद जी की बात कंप्लीट हो जाए। अमजद जी, अमजद जी, अमजद जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है विकास जी। विकास जी मैं आपकी भावनाओं की कदर कर रहा हूँ, मैं समझ गया। अमजद कुरैशी जी, देखिए, जेल की अगर बात कही जाए तो जेल भेजने का काम पुलिस का है, प्रशासन का है, और देश में जो सरकार है वो फैसला करेगी। ठीक है, जो क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है। लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, ठीक है, हमने माना अगर वहां पर किसी चीज का विरोध हुआ है तो उनको तत्काल प्रभाव से कमेटी द्वारा, जो जामा मस्जिद कमेटी है, उन्हें हटा दिया गया है शहर मुफ्ती पद से। अब बाकी और जो कानूनी कार्रवाई है वो कानून अपने हिसाब से करेगा, ना कि आप और हम करेंगे। तो इसको बहस का मुद्दा मत बनाइए। तिरंगे का अपमान हर बार किया है, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, कोई भी हो, हर किसी ने तिरंगे का अपमान किया है। क्यों नहीं हम अधिकार रखते हैं? चलिए ठीक है प्रशांत जी, ठीक है आप प्रशांत जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आप प्रशांत जी जवाब दें। देखिए, ये तो कानून अपना काम करेगा, काम करता है, काम कर रहा है। यहाँ किसी अपराधी के लिए जीरो टॉलरेंस है, किसी भी अपराध के लिए, किसी भी अपराधी के लिए। जहां तक मेरे मित्र ये विकास जी, देखिए बहुत ज्यादा उत्साह में है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने तो देश की आजादी के लिए एक बूंद खून बहाया नहीं है। अच्छा, हमने जान दी है, हमने हमारे महापुरुषों। अरे विकास जी सुनिए, अच्छा हमारी बात तो सुनिए। हंस देने से थोड़ी मजाक बन जाइए, देश मजाक। ठीक है विकास जी, अरे विकास जी भाई बात सुन लीजिए। विकास जी बोल, अब देखिए विकास जी सुन लीजिए। आप किसी की बात नहीं सुन रहे ना, आप असलम जी की बात सुन रहे हैं ना, आप शिशिर जी की बात सुन रहे हैं ना, प्रशांत जी की बात सुन रहे हैं। बात सुनिए तो, आपने सवाल पूछा है ना, उसका जवाब। आज आप देश के संविधान का अपमान नहीं ठीक है, आपने अपनी बात को रख दिया भाई, आप उधर से भी तो पक्ष आने दीजिए ना, पता तो चले जनता को कि उनका पक्ष क्या है। आप सुन नहीं रहे हैं विकास जी, सुने। कांग्रेस को गाली देना, इसके अलावा और कोई बात है कुछ? ठीक है प्रशांत। ईश्वर ने हमें दो कान और एक मुंह इसलिए दिया विकास जी कि हम बातों को दो बार सुने और एक बार बोलें। तो आप जो है दूसरों को भी अवसर दीजिए थोड़ा बोलने का, सुनिए थोड़ा सा। मेरा प्रश्न ये है, देश बर्बाद हो गया 7.5 साल। मेरा प्रश्न ये है, बर्बाद कर दिया। अरे भैया बर्बाद कर दिया तो फिर राहुल जी क्यों नहीं जीत रहे कहीं भी? उत्तर प्रदेश में क्यों हारे? उत्तर प्रदेश में क्यों हारे? अरे ठीक है विकास जी ठीक है, मुद्दे पर आज रहते हैं ना। देखिए आप चुनाव पर चले जाएंगे, राहुल जी क्यों हार गए, मोदी जी क्यों जीत गए। ठीक है चलिए आज के विषय पर आ जाते हैं, आज के विषय पर आ जाते हैं। विकास जी देखिए आप बराबर डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब डिस्टर्ब मत करें, सुने भाई, आप सुन ही नहीं रहे विकास जी, आप सुन ही नहीं रहे, किसी की बात नहीं सुन रहे ना, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, किसी की बात सुन रहे हैं। सुने, थोड़ा सा सुन ले, थोड़ा धैर्य रख लें, 5 मिनट के लिए थोड़ा शांत हो जाए। प्रश्न है, एक फर्जी मुक्ति पर डिबेट हो रही है। पहली बात तो ये विषय नहीं होना चाहिए मीडिया का। छोड़ दीजिए, चले जाइए ना, क्यों बैठे यहाँ पे? आप चले जाइए, बिल्कुल चले जाइए, मत रहिए ना, जाइए यहाँ से। पटे, तुम लोग यही चाहते हो कि ऐसी डिबेट हो और देश बटे। ये फर्जी विषय है, फर्जी डिबेट कर रहे हो तुम लोग, और हम तुम जैसे लोगों को देश बांटने नहीं।
अरे विकास जी भाई, आप सुन लें। विकास जी, मेरे धैर्य का परिचय ना लें, कम से कम तुम नहीं कर सकते हो भैया। विकास जी, मेरे धैर्य का परिचय ना लें, ठीक है विकास जी। विकास जी, आप सुने भाई, सुने थोड़ा सा। विकास जी सुने, विकास जी सुने, मान जाओ सुने, विकास भाई। सुने, सुने। प्रशांत जी, बड़े मनोरंजक है यार ये। चलिए जी बहुत मनोरंजक व्यक्ति हैं ये। प्रशांत जी, पर सत्ता छोड़ दीजिए, आपके बस की नहीं है सरकार। अच्छा सुनिए सुनिए विकास जी, क्रोध मत कीजिए, कोई बात अपमान कर रहा है। अच्छा आप हमारी बात सुनिए। देश का अपमान, देश का जो मान आज है, माननीय मोदी जी की सरकार ने जो मान बढ़ाया है देश का विश्व में, ये पूरा देश जानता है, इसलिए बार बार जिता रहा है। और 2014 से लेकर आप मुक्ति खा रहे हैं। 2014 में आपको दुत्कारा, 2017 में दुत्कारा, 19 में दुत्कारा, आपको हर जवाब में पूरी तरह दुत्कारा। आपका सफाया तो बंगाल में भी हो गया, पश्चिम बंगाल की जनता ने भी सफाया कर दिया। और आप इस पर खुश होते रहे, आपके बाद 377 तक पहुंच गई और आप 0 पर पहुंच गए। आपको शर्म नहीं आती, आपको शर्म नहीं आती विकास जी। आप बेशर्म लोग हैं, बिल्कुल बेशर्म है। आप बताइए आयुष जी मैं विषय रखूं या नहीं रखूं, ये बोले जा रहे हैं बार बार। विकास जी, कर दीजिए ना आप। विकास जी धैर्य रख लें भाई, धैर्य रख लें। पब्लिक डोमेन में बैठे हुए हैं आप लोग, चर्चा में बार बार आते हैं। आप लोग को मुझे विकास भाई लग रहा है पहली बार एक एक करके अगर बोलेंगे, आप भी अपनी बात रख लेंगे, आप भी बता देंगे आपकी पार्टी लाइन क्या है, आपकी अपनी सोच क्या है, और प्रशांत जी की भी सोच बाहर आ जाएगी कि वो क्या बता रहे हैं। लेकिन आप बोलते रहेंगे, वो बोलते रहेंगे, आप बोलते रहेंगे, वो बोलते रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा धैर्य रखें, मुझे क्यों समझाना पड़ रहा है प्रशांत जी। जिसने तिरंगे का अपमान किया वो पहली बार आए चर्चा में। विकास भाई पहली बार लग रहा, पहली बार आए चैनल पे लग रहा। आए गए, जाओ बोलूं मैं बोलूं, आयुष जी बोल सकता हूं क्या? अम्मा ना बनो, जाओ बहुत देखा। आयुष जी बोल सकता हूं क्या? ये बहुत घूमते हैं, पीला कपड़ा दारू तपस खरीद लो, बस बताने लगो हिंदू की अम्मा। देखिए आप स्तर देखिए, इनकी बातों का स्तर देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आयुष जी आपको भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। आप रियली सॉरी। नहीं प्रशांत जी देखिए, अभी इस समय मेरे साथ थोड़ी सी तकनीकी समस्या है। मैं तो उनका ऑडियो म्यूट कर सकता था, लेकिन मैं नहीं करवा पा रहा हूं क्योंकि कुछ तकनीकी समस्या है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं उनको बराबर रोक रहा हूं और वो बोल रहे हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मेरा जो स्तर है मैं उस स्तर पर रहूंगा, मैं उस स्तर पर रहूंगा क्योंकि विकास जी को मैं कई बार समझा चुका हूँ कि भाई शांत रह ले, सुन ले दूसरे की बात। अब इससे ज्यादा मैं और क्या उनसे गुजारिश करूं? प्रशांत जी अगर आप रख सकते हैं अपनी बात को आप रखें, वरना मैं शिशिर जी से सवाल केवल ये कहना चाहता हूं कि ये देशद्रोह पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इमीडिएटली कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए। मैं इनकी बात से सहमत हूं और बहुत प्रसन्न हूं इनकी इस बात से। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि पी चिदंबरम साहब ने अभी बयान दिया था कि धारा 370 वहां से जम्मू कश्मीर से इसलिए हटा ली गई क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल इलाका है। केवल इसलिए धारा 370 हटी, जो एक देशद्रोही बयान है, पूरे देश में दंगे भड़काने वाला बयान है। तो सबसे पहले जाकर पी चिदंबरम को पार्टी से निकलवाएं और जाकर एफआईआर अपने जाकर दर्ज कराएं। व्यक्ति कोई सरकार खड़ी होती है या कोई पार्टी खड़ी होती है तो क्या वो देशद्रोही होती है? क्या मुसलमान देशद्रोही है? ये कहना चाह रहे हो? क्या बताना चाह रहे हो? आपको मेरी बात समझ में आ गई, इनको तो समझ में आएगी नहीं। चलिए ठीक है। शिशिर जी मुझे ये बताएं कि क्या वाकई में इससे पहले भी जो कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह के भड़काऊ बयानबाजियों को लेकर के, वो दरअसल अंजाम तक नहीं पहुंचती या होती नहीं है, इसलिए ये मन और हौसला बड़ा होता है इस तरीके की बातों को कहते हैं, या इसके कुछ और वजह भी है? शिशिर जी देखिए, मैं ज्यादा शब्दों में नहीं बात रखूंगा क्योंकि बोलने देंगे नहीं, बीच में बोल पड़ेंगे। विकास भाई ने एक बात जो कही, बहुत अच्छी बात कही, हमेशा दबा दिए जाते हैं। विकास भाई ने एक बात अच्छी कही कि प्रशांत जी से सवाल करना चाहिए कि ये कब तक उनको मौलवी साहब को जेल पहुंचवाएंगे, एक बात। दूसरी, विकास भाई ने एक बात कही कि आजादी के बाद झंडे को रोकने का काम भाजपा और संघ के लोगों ने किया, इनके अनुसार। तो इनसे रिकॉर्ड है तो मैं कह रहा बिल्कुल भी यार कमाल है ये आदमी। अब इनसे पूछिए कि भैया सरकार तुम्हारी थी आजादी के बाद, क्यों नहीं उनको जेल भेजा आपने जो झंडे का अपमान कर रहे थे? और आज झंडे के अपमान पे आप कह रहे हो कार्रवाई हो, आपने की थी? अगर भाजपाइयों संघियों को भेज दिया जेल तो आज किया था, मेरे अब्बा ने किया था। इनके अब्बा है, इनके पापा नहीं, इनके अब्बा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था,
वो इनके तुम्हारे ऊपर ऊपर रोक लगा दी थी। तुम आरएसएस की दुकान धंधा नहीं चला पा रहे थे, फिर खोल दिए, खोल दिए। तो देश के गद्दार थे, गांधी के हत्यारों को बैन लगाया था। अरे जोकर मत बनो यार, मत जोकर मत लगवाया था। चर्चा में तुम लग रहे हो पीला पीला पहले। चलिए विकास जी, मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत सीरियसली ले रहा था, मुझे लग रहा था कि आप बहुत संजीदा टाइप के प्रवक्ता हैं, लेकिन आप अपना स्तर यहाँ पर दिखा रहे हैं और मुझे बहुत खेद के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि मेरी चर्चा का ये स्तर नहीं है। विकास जी, मैं बार बार आपको टोक रहा हूँ, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा मेंटेन रखें, डिसेंसी को मेंटेन रखें, लेकिन आप उसको भी नहीं कर रहे हैं, किसी मेहमान की बात को नहीं सुन रहे हैं, किसी की बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपनी बात को आप रख रहे हैं। ऐसे चर्चा नहीं होती है, थोड़ा सा डिसेंसी मेंटेन करें और शब्दों का चयन जब कर रहे हैं तो सोचे कि आप क्या कह रहे हैं और किस स्तर पर जाकर के आप इन बातों को रख रहे हैं। ये चर्चा मैं यही समाप्त करूंगा, मेरे पास समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि जो बात शहर काजी की तरफ से कही गई, जिसमें इस्लाम का हवाला दिया गया, उसमें ही उन शहर काजी को उनके पद से तो मुक्त कर दिया गया है, लेकिन सवाल बड़ा यहां पर यही है कि आखिर इस तरीके के भड़काऊ बयानबाजी के पीछे के मायने क्या हैं और क्या वाकई में इसको एक्शन के रिएक्शन के तौर पर देखा जाए। यह फैसला मैं जनता के ऊपर ही छोड़ता हूं। आज सवाल तो बनता है मेरे साथ, फिलहाल इतना ही।